नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ व्यंग हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा, जिसका नाम है शिकायत मुझे भी है। अगर आपको ये व्यंग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मगर मेरी शिकायत यह नहीं है कि वैज्ञानिक को देश में ही नौकरी और अनुसंधान की सुविधा क्यों नहीं मिली, क्यों उसे दूसरे देश में अनुसंधान करके विदेशी की हैसियत से नोबेल पुरस्कार मिला, क्यों नहीं यह गौरव इसी देश को मिला। डॉक्टर खुराना के मामले को लेकर ये शिकायतें कुछ लोग सोच रहे हैं, मगर मुझे शिकायत नहीं। विदेशों से हम गेहूं, चावल वगैरह मंगाकर खाते हैं, मगर उसके दाम चुकाने की हैसियत है नहीं। उसके चुकाने में अगर प्रतिभाएं दे देते हैं तो क्या बुरा है। तुमने गेहूं दिया, लो 4 वैज्ञानिक ले जाओ। मुझ में कोई प्रतिभा नहीं है, मगर मेरे बदले में अगर 1 किलो गेहूं मिलता हो तो मैं बिकने को तैयार हूं। प्रतिभा को यहीं रखकर क्या करेंगे, वह खाने के काम भी तो नहीं आती। मगर लोग हैं कि चिल्ला रहे हैं, नौकरशाही जीनियस को पनपने नहीं देती। वह शिकायत बेबुनियाद है। मैंने बड़े बाबू से पूछ लिया है, उन्होंने कहा वैज्ञानिक के पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड था। मैंने कहा बहुत करके नहीं था। बड़े बाबू बोले तो फिर कैसे नौकरी मिलती, कार्ड लेकर आता तो मैं ही कहीं चिपका देता। थूक लगाकर बड़े बाबू टिकट चिपकाते हैं तो थोड़ा थूक ज्यादा लगाकर प्रतिभा को भी चिपका देते। मगर कार्ड चाहिए और प्रतिभा पर थोड़ी गोंद तो होनी चाहिए। किसी को चिपकाने के लिए कोई पास से थोड़े से गोंद खर्च करेगा। लोग क्या मिलते नहीं हैं, ऐसे ऐसे मिलते हैं जिनके शरीर से गोंद के झरने बहते रहते हैं। कार्ड तो मैं ही 150 लिखवाकर किसी रोजगार दफ्तर से दिलवा देता। इसमें सदाचार वगैरह की बात करना व्यर्थ है। लोग बकते बहुत हैं, पर इसका ठीक अर्थ नहीं जानते। एक साहब ने मुझसे समझा दिया था, उनके पास में 500 रुपया घुस लेकर पहुंचा तो वे बोले सदाचार सप्ताह चल रहा है, कुछ तो शर्म करो। 1000 रुपए के काम के लिए 500 दे रहे हो, यही तुम्हारा सदाचार है। मैं शर्मा गया था। प्रतिभाओं के बड़े साहब की भी मुझसे बात हो चुकी है। उन्होंने समझाया, भाई ये तुम्हारे प्रतिभावान लोग एलडीसी और यूडीसी को बरकरार निकलना चाहते हैं। एक वैज्ञानिक को मैंने चिपका दिया था। एक दिन वह बड़ी फुर्ती में कहीं चला जा रहा था। हमारे एलडीसी ने उसे पकड़ लिया। पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उसने कहा प्रयोगशाला। एक बढ़िया चीज सूझ गई थी। एलसीडी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ऐसे नहीं जा सकते, थ्रू प्रॉपर चैनल जाओ, लौटो। वह थ्रू प्रॉपर चैनल समझा ही नहीं। वह उसे इंग्लिश चैनल समझा और पार कर सुन गया। इंग्लिश चैनल अपनी प्रॉपर चैनल से कम चौड़ी है। सैकड़ों सालों की मेहनत से हमारी यह प्रॉपर चैनल बनी है। तुम्हारी ये प्रतिभाएं उसे तोड़ना चाहती हैं। राष्ट्रीय संपत्ति का ऐसा नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा। मैंने एक मंत्री जी से भी इस मामले में बात करके देखी है। उन्होंने कहा, हमने तो जी 6वीं कक्षा की किताब में पढ़ा था कि न्यूटन ने सेब गिरते देखकर ही उसकी खोज कर ली थी, और वॉट नाम के लड़के ने जी उबलती कितली से ही खोज कर ली थी। और वह कौन था जी? हाँ, आर्किमिडीज। उसने तो नहाते नहाते खोज कर ली थी। पर आज के इन वैज्ञानिकों को तो बड़ा तामझाम चाहिए। मैं कहता हूँ जी, इतने आम गिरते हैं पर उन्हें देखकर कोई खोज क्यों नहीं करता। वैज्ञानिक रोज नहाता है पर खोज नहीं करता। हमने जो 6वीं की किताब में पढ़ा था। मैंने कौम की रहनुमा से भी बात कर ली है। उसने कहा, यह देश पछतावे पर जी रहा है। यह पछतावा खाता है। पछतावा इसका स्टेबल फूड है। अगर पछतावे में कमी पड़ जाएगी तो देश मर जाएगा। पछतावों की नई नई फसल जरूरी है देश के जिंदा रहने के लिए। अगर प्रतिभाओं की कद्र होने लगी तो पछतावा कम हो जाएगा और देश भूखा मर जाएगा। इसीलिए जो हुआ देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हुआ। सबसे मैंने पूछ लिया। मेरी शिकायत यह नहीं है कि अपने प्रतिभाओं की कद्र यहाँ क्यों नहीं होती। मेरी शिकायत है कि इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता को साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला अभी तक। भारतीय दंड संहिता अपना महान काव्य है। वह एकमात्र क्लासिक है। वह काव्य है और धर्म ग्रंथ भी। सारा जातीय जीवन इसी ग्रंथ में संचालित हो रहा है। इसी की प्रेरणा से हम राष्ट्रीय जीवन की सिर्फ एक ही साधना कर रहे हैं, उसे लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था कहते हैं।
सारी प्रतिभा हमने कानून और व्यवस्था की साधना में लगा दी, फिर भी भारतीय दंड संहिता को अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। यही मेरी शिकायत है। भारतीय दंड संहिता अगर महाकाव्य है तो तब रचे जाने वाले अध्यादेश ललित गीत हैं। इनका संग्रह अगर नव गीतांजलि के नाम से छप जाए तो पश्चिम में मनीषी गीतांजलि के धोखे में इसे नोबेल पुरस्कार दे देंगे। वे समझेंगे रविंद्रनाथ अपनी प्रतिभा के शिखर काल में अध्यादेश लिखा करते थे। सच्चे कवि की पहचान यही है कि वह अध्यादेश लिख सकता है या नहीं। मेरी शिकायत यह भी है कि जिसने सबसे पहले पुलिस की लाठी के दोनों सिरों पर लोहे के गुट्टे लगाए उसे भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला। उस दिन अखबारों में पढ़ा कि देश अश्रु गैस में आत्मनिर्भर हो गया तो समझ गया कि रिनासा हो गया। यूं तो पिछले 20 सालों से इस देश में हर चीज अश्रु गैस में बदलती जा रही है। यह अजब रासायनिक क्रिया चल रही है। दुनिया के वैज्ञानिक शोध करें कि देश में गेहूं और शक्कर अश्रु गैस में कैसे बदल जाते हैं। महंगाई, काला बाजारी, सूखा और बाढ़ भी अश्रु गैस में बदल जाते हैं। मुझे तो लगता है पूरा देश ही अश्रु गैस का एक कारखाना है। दुनिया भर को हम सप्लाई कर सकते हैं, फिर भी अश्रु गैस कम पड़ती है तो दूसरे देशों से मांगते हैं। ऐसे देश भी हैं जिनकी अश्रु गैस में यह खूबी है कि उससे दूसरे लोगों के आंसू ही निकलते हैं। हम ऐसी बहुत सी गैस बाहर से मंगाते हैं। खिलाने का इंतजाम चाहे ना हो, पर रुलाने का इंतजाम तो सरकारों को पूरा रखना ही पड़ता है। विदेशी गैस से आंसू आते थे तो राष्ट्र को भी शर्म आती थी। अब अपनी ही गैस से जितना चाहो रो और रुलाओ। मेरी ये भी शिकायत है कि जिसने अश्रु गैस में देश को निर्भरता बना दिया उसे शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला। पुलिस मंत्री महाकवि है। मेघदूत लिखता है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। आषाढ़ के प्रथम दिवस जब आकाश में श्याम मेघ छाए हैं, सुहावना मौसम देख यक्ष ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। थोड़ी देर में आकाश ने मनुष्य के रक्त से धरती की मांग भर दी। यह देख यक्ष को प्रिया की याद सताने लगी। उसने मेघ के द्वारा प्रिया को संदेश भेजा, हे मेघ, तू उड़कर उत्तर की मेरी प्रिया के पास जा। जब तू तीर्थराज प्रयाग पहुंचेगा तब वहां विश्वविद्यालय में पुलिस अश्रु गैस छोड़ रही होगी। तू वहां मत बरसना, पानी से गैस का असर खत्म हो जाएगा। अगर बरसा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब तू कानपुर पहुंचेगा तब वहां लाठी चार्ज हो रहा होगा। तू वहां भी मत बरसना, पानी गिरने से भीड़ तितर बितर हो जाएगी और पुलिस को सिर फोड़ने का सुख नहीं मिलेगा। जब आगरा पहुंचेगा तब वहां मूसलाधार बरसना, जिससे सड़क पर खून धुल जाए। वहां जांच कमीशन आने वाला है। जब तू सुंदर इंद्रप्रस्थ पर पहुंचेगा तब वहां गोली चल रही होगी। तू नीचे मत उड़ना, गोली लग जाएगी। हे मेघ, उड़ता हुआ तू मेरी प्रिया के पास पहुंचकर कहना, प्रिये, कहना यक्ष ने संदेश कहलाया है कि इधर लॉ एंड ऑर्डर की हालत अभी अच्छी नहीं है, इसलिए कुछ दिन और कंट्रोल रूम में रहूंगा। मेरी शिकायत है कि इस काव्य पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिलता। धन्यवाद।